आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम। भाई आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज लेकर आ गए हम अपनी सीरीज नंबर 2। कल हमने एक सीरीज कर ली थी अपने जो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हरियाणा के और इंडिया के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, और विद डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे भाई। और चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज नंबर 2, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, जो इब्राहिम लोदी की है ना कब्र या मकबरा जो हरियाणा में कहाँ पर है भाई। इब्राहिम लोदी की है ना मकबरा कहाँ पर है? हरियाणा में पानीपत में भाई। और इसके बारे में अभी डिटेल देखते हैं कि कहाँ के मकबरे किस किस जगह पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मकबरे आज पढ़ेंगे भाई। जो सबसे पहले पॉइंट में तो जो इब्राहिम लोदी है ना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था भाई ये, ठीक है, इब्राहिम लोदी। इसके बाद में फिर बाबर आ गया था, सभी को पता ही हो, जो 1526 के युद्ध में। और इब्राहिम लोदी है ना, लोदी वंश का अफगानी शासक था भाई। शासक कौन सा था? ये अफगान का शासक था। और जो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबरों के हाथ मारा गया था। और इब्राहिम लोदी है ना, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया था भाई। है ये नगर विकास योजना खालिस्तान पर केंद्रित थी भाई। किस पर ये केंद्रित है? जो हरियाणा के ना जो शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास के लिए ये योजना केंद्रित है भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है अभी देखते हैं। जो मंगल नगर विकास योजना की घोषणा किस पर की गई थी? स्वर्गीय जो डॉक्टर मंगल सेन है ना, उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, इनके महानेता के नाम पर ही की गई है भाई। और जो डॉक्टर मंगल सेन है ना, रोहतक से ना 7 बार विधायक रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, 7 बार विधायक होना। और हरियाणा में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है भाई, डॉक्टर मंगल सेन को। और अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है भाई, जो 1977 से 79 तक है ना हरियाणा के ये डिप्टी सीएम भी रहे थे। और डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर है ना महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में ना एक पीठ स्थापित की जाएगी भाई। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जो हरियाणा में ना ग्रामीण विकास योजना है वो कौन सी थी? शहरी थी। और ये कौन सी है? ग्रामीण। ये सर छोटूराम के नाम दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना शुरू की गई है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, CMGGA कार्यक्रम क्या भाई? ये है चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोकेटिड्स, यानी कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोग कार्यक्रम। इसकी ये फुल फॉर्म है भाई। फुल फॉर्म भी अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना, क्योंकि ये एग्जामों में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत क्या कुछ दिया हुआ भाई, क्या बताया है कि जो इस कार्यक्रम के तहत है ना, युवाओं को हरियाणा सरकार के साथ है ना 1 वर्ष तक सुशासन सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। और अलग अलग चरणों में शुरुआत की जाएगी। और हरियाणा में ना 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया गया था। जिला स्तर पर CMGGA नियुक्त किए गए थे भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, वर्तमान हरियाणा मंत्रिमंडल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पार्टी कौन सी? JJP। और विधानसभा सीट है इनकी वर्तमान कौन सी है? 14वीं। और 13वीं विधानसभा हरियाणा में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन थे? मंत्री विपुल गोयल। और कहाँ से थे? फरीदाबाद विधानसभा से ये MLA थे। और क्या भाई अगले पॉइंट में, और जो भारत सरकार में वर्तमान उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, रेल मंत्री और राज्यसभा सांसद है भाई ये। आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा सरकार हर साल खालिस्तान को एकलव्य पुरस्कार देती है भाई। कितनों को देती है? ये देती है भाई 5 जूनियर खिलाड़ियों को, एकल टीम में 3 और वो टीम खेल में 2। और सम्मान राशि कितनी मिलती है भाई? 1 लाख रुपए। और एकलव्य स्टेडियम अगर पूछ ले तो आपसे, ये है भाई जींद में। एकलव्य स्टेडियम कहाँ? जींद सेक्टर 9 सपीदो रोड पर है भाई एकलव्य स्टेडियम। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से ना ध्यान से देखना भाई, अपना ध्यान मत चूकने देना। जो हमने भारतीय संविधान में ना कुछ अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ भाई? कुल, यानी कि कुल है 12। और तब संविधान बना था, यह तैयार हुआ था जब मूल संविधान में कितनी है? 8। और 9वीं अनुसूची है ना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, वही 9वीं थी। और 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी भाई ये सन। और ये याद कर लेना, 9वीं अनुसूची 1951 में, और 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985 में। और 11वीं भाई ये थी 11वीं 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। और 12वीं 74 में, ये भी 1993 में जोड़ी गई थी भाई। इनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, इन्होंने अपने अंग्रेजी उपन्यास क्या है? रिच लाइफ अस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया भाई। ये किसने किया है? ये नयनतारा सहगल ने किया भाई ये प्राप्त। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में,
नयनतारा सहगल है ना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित की पुत्री है भाई। और नोट में क्या लिखा हुआ, जो विजयलक्ष्मी पंडित है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। ये क्वेश्चन भी ना पता नहीं कितनी बार आ चुका है भाई, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट कर लेना। अर्थात 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली विजयलक्ष्मी पंडित पहली महिला थी भाई, ये महिला भी पहली ही थी। आ जाओ भाई, और अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जो नयनतारा सहगल अपनी है ना भारतीय महिला लेखिका है जिन्हें अंग्रेजी लेखन के लिए पहचान मिली। और नयनतारा फिलहाल है ना कई दशकों से देहरादून में रह रही है और इन्होंने अपने अंग्रेजी उपन्यास रिच लाइफ अस के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में भी अभी जान लेते हैं। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के प्रमुख भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में ना 22+2 भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार ये प्रदान करती है भाई। स्थापना कब हुई थी, 1954 में स्थापना हुई थी। प्रथम सम्मान कब मिला था, 55 में मिला था। और भाई राशि क्या थी उस टाइम पे, 1 लाख रुपए। आगे आ जाओ, अगले पॉइंट में है, और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 24 भाषाओं यानी कि 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और 2 कौन सी है, राजस्थानी और अंग्रेजी में दिया जाता है भाई। और भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है भाई ये, ठीक है। इसको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट कर लेना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना में स्थित है भाई, क्या है ये सबसे पहले ही बताया था। जो मकबरा है, जो शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है भाई थानेसर में। और थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहते हैं। और थानेसर है ना शेख चिल्ली मकबरा को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और शेख चिल्ली प्रसिद्ध सूफी संत थे और दारा सिक्कों ने इन्होंने लगभग 1650 ईस्वी में शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था भाई। कब बनवाया था, 1650 ईस्वी में। और आगे क्या बताया गया, जो ये मकबरा है ना, ये दारा सिक्कों के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का नैतिक प्रतीक है भाई। किसका, ये दारा सिक्कों के। और मकबरे की स्थापन कला ना बेजोड़ है, जो हर्ष के टीले के समान से विख्यात प्राचीन टीले के पूर्वी किनारे पर स्थित है भाई। अगर आपका कभी मौका मिले तो जाकर वहाँ जरूर देख के आना, बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है। और अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान को सतलुज नदी के किनारे बनाया गया, किसे बनाया गया भाई, ये बना गई भाखड़ा नंगल बांध को। और इसके बारे में भी देख लेते हैं वही डिटेल से। जो इस बांध की योजना के लिए ना 1944 ईस्वी में तत्कालिक पंजाब के ना राजस्व मंत्री श्री छोटूराम और बिलासपुर के राजा के बीच समझौता हुआ था भाई। किसको लेकर, भाखड़ा बांध को लेकर के। और इस बांध की नींव 1946 में रखी गई और 1948 में बांध बनना शुरू हुआ था। और निर्माण किसने किया था भाई, अमेरिका बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में ये बनना शुरू हुआ था भाई। और इसमें आगे क्या है डिटेल में अगले पॉइंट में, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा भाखड़ा बांध है भाई ये, ठीक है। 17 नवंबर 1963 तत्कालीन जो प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ने देश को समर्पित किया था भाई ये बांध। और ऊंचाई कितनी है, 255.55 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जवाहरलाल नेहरू ने ना इस बांध को आधुनिक भारत का नया मंदिर तथा क्या चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और भाखड़ा नांगल बांध है ना भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाई। और अगले पॉइंट में क्या बताया है भाई, जो इससे कौन से राज्य लाभ ले रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इससे ज़्यादा लाभविंत राज्य है भाई, ठीक है। और भारत की सबसे अच्छी बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर झील भी भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी है, ठीक है। ये झील भी बहुत बार पूछी जाती है, कहाँ पर है भाई, भाखड़ा बांध के समीप है, कि इसी के कारण ये बनी है। और जो इसका नाम है ना सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही रखा गया है। अगला पॉइंट में क्या भाई अपने, जो गोविंद सागर झील से ना लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी मंदिर स्थित है। और पहाड़ी पर स्थित आनंदपुर साहिब नामक सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है भाई। इसको है ना, निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं भाई, कौन करते हैं, अपना सही जवाब विधानसभा से चुने गए सदस्य हैं। और राज्यसभा सांसद का उच्च सदन होता है, सभी को पता है राज्यसभा जो संसद है ये उच्च सदन होता है, ये कभी भंग होने वाला नहीं है सदन। और इसे ना 1954 में काउंसिलिंग ऑफ स्टेट नाम दिया गया था। और आगे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बताई दिया आपको। और इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा को पदेन सभापति होता है भाई। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का ना पदेन सभापति होता है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए,
30 वर्ष की नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 250 हो सकती है भाई। और जो वर्तमान में कितनी है 245 है, जिसमें राज्यों से 229 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने हैं 12 सदस्य, जो कला साहित्य खेल विज्ञान समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से हैं भाई। ठीक है, ये 12 सदस्य हैं। और अगले पॉइंट में क्या बताया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली से 3 और पांडिचेरी से 1 सदस्य है भाई, कुल हो गए 4। और राज्यसभा का ना पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, अप्रैल से में तो ये यानी कि बनाया गया था, बैठक हुई थी और ये गठन हुआ था। और इसकी ना बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और जो केवल राज्यसभा पे उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार होता है भाई। ठीक है, और इसमें अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं, जो IAS है, IPS और IFS है। इसमें क्या होती है, जो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जो इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 तरह की सर्विस आती हैं भाई अखिल भारतीय सेवाएं में। ये सबसे ऊंचे पद होते हैं भाई। और इसमें और क्या बताया है, जो धन विधेयक के संबंध में ना राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जो धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक पास नहीं मिलता है तो पारित समझा जाता है। और आगे क्या बताया है भाई, पूरी डिटेल से अच्छे से आपको पढ़ते रहना है। जो राज्यसभा धन विधेयक को न आविष्कार कर सकती है और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है भाई। और अगले पॉइंट में अपना जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसी पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है भाई। और ये क्वेश्चन भी देखो यहाँ से बन सकता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, पर सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। आगे आ जाओ, अगले पॉइंट में क्या हुआ बताया है, जो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे भाई, SV कृष्णमूर्ति। और राज्यसभा के वर्तमान सभापति M वेंकैया नायडू, लेकिन अभी नहीं है, अभी है जगदीप धनखड़। और राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में, क्या अपने भारत स्वतंत्र होने से पहले यमुनानगर का क्या नाम था भाई, क्या नाम था यमुनानगर का, ये था अब्दुल्लापुर। और यमुनानगर को 1947 से पूर्व है ना अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ की जो टिम्बर मार्केट है, क्या किस चीज़ की, ये लकड़ी की है ना, बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है भाई। और यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, क्या क्या हैं। यमुनानगर में लाल चेस्टनट्स मिट्टी पाई जाती है। और यमुनानगर के जगाधरी में स्थित लक्कड़ारा मंदिर का निर्माण उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर किया गया है भाई। कहाँ का, जो जगाधरी में है लक्कड़ारा मंदिर, उसी का कोणार्क मंदिर के समान बनाया गया है। और चौधरी देवीलाल पार्क यमुनानगर के चोहरपुर कला गांव में स्थित है भाई। और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल को समर्पित है भाई। ठीक है, और इसका उद्घाटन 19 अप्रैल 2003 को तत्कालिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम क्या तो हुआ था भाई। ठीक है, और यहाँ पर रुद्राक्ष का इन्होंने पौधा भी लगाया था। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो देवीलाल है ना यमुना हर्बल पार्क, ये चोहरपुर गांव में है। ठीक है, यमुनानगर में, और जिनका स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को समर्पित है भाई। ठीक, और ये 19 अप्रैल 2003 को इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भाई। ठीक, और यहाँ पर कौन सा पौधा लगाकर किया था, रुद्राक्ष का। तो इसलिए इस पार्क को चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, ये नाम भी अच्छे से देख लेना। और आगे क्या भाई, जो गोला बारूद रखने के बक्सों की ना 60% आपूर्ति यमुनानगर जिला करता है। और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर जिले में स्थित है भाई। और चनेट्टी का स्तूप का हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत बताई जाती है भाई। बताई क्या है ही भाई। ठीक, और इस स्तूप के बारे में ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में भी वर्णन किया है, इसका चनेट्टी के स्तूप का भाई। और इस स्तूप को अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसमें से भाई ना बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए ना ध्यान से देखते रहना इस वीडियो को। और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और जो सरस्वती शुगर मिल है, इसकी स्थापना 1933 में, और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है ये। ठीक है, और बल्लारपुर पेपर मिल, ये बल्लारपुर पेपर मिल है जो ये 1929 में, और भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड ये कब 1938 में, ये सब यमुनानगर में है भाई स्थापित। ठीक है,
और ये देखो कितने क्वेश्चन अपने रिवीजन हो रहे हैं। और कैरी नॉरवेगन वर्कशॉप 1952 में, और यमुना गैस लिमिटेड 1973 में। और हरियाणा डिस्टिलरी कहाँ पर बनी थी फर्स्ट में? यमुनानगर में हुई। और बीरबल का रंग महल, चिट्टा मंदिर, हथिन कुंड बैराज, ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, गुरुद्वारा कपाल मोचन, आदि बद्री यमुनानगर जिले में स्थित है। देख लो सभी, यानी कि मेन टॉपिक का जो है ना यमुनानगरी जिला कवर हो गया अपना। ठीक, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा पुलिस को फिक्की ने अगस्त 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया था भाई? ये दिया था स्मार्ट पुलिसिंग का पुरस्कार दिया था। और जो हरियाणा पुलिस को ना 23 अगस्त 2019 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज द्वारा 2 स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था फिक्की के द्वारा। और फिक्की द्वारा प्रथम सम्मान परीक्षण और अक्षमता निर्माण श्रेणी में डिजिटल जांच परीक्षण और विश्लेषण केंद्र के तहत किए गए थे। और सफल प्रयासों के लिए ये जो इनाम दिया गया था भाई। और आगे क्या है अगले पॉइंट में, हरियाणा पुलिस को ना दूसरा पुरस्कार उसकी संगनी के साथ सामुदायिक पुलिसिंग की श्रेणी में सर्वोत्तम प्रथाओं के बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगले इसमें क्या बताया हुआ भाई नोट में, जो आपकी संगनी परियोजना की शुरुआत है ना सुलोचना गजराल दिया तत्कालीन एसपी थी पलवल के द्वारा की गई थी भाई। और इसके तहत है ना महीने में दो बार या 4 दिवसीय जागरूकता सूत्र मॉड्यूल का आयोजन किया जाएगा, और जिसमें महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा भाई। ठीक है, और अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ भाई, जो आपकी संगनी स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड है ना डीसीपी ईस्ट गुरुग्राम श्रीमती सुलोचना गजराज को दिया गया है भाई। ठीक है, ये भी किसको दिया गया ये अवार्ड भी? ये श्रीमती सुलोचना गजराज को। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या है, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस सीआईडी व श्री अनिल राव ने डीआईटीएसी स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2019 प्राप्त किया था भाई। ठीक है, बस ये 2019 वाला याद कर लेना। ठीक है, और नोट डीआईटीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड एनालाइज सेंटर। और डीआईटीएसी की स्थापना सीआईडी के तत्वाधान में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से गुरुग्राम में की गई थी। और आगे आ जाओ भाई, जो 28 दिसंबर 2016 को हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके ना 3 प्रमुख विंग है। कौन से हैं भाई? साइबर लैब, ट्रेनिंग लैब और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल। और दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में भी देख लेते हैं भाई। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने ना कब 12 जुलाई 2018 को पंचकुला से दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया था, जिसे 45 दुर्गा शक्ति है ना पीसीआर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था भाई। कितनी? 45 दुर्गा शक्ति जो पीसीआर होती है पुलिस कंट्रोल रूम, वो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। और अगले पॉइंट में अपने क्या बताया हुआ भाई कि हरियाणा सरकार ने दुर्गा शक्ति ऐप को 2020 में 10 लाख लोगों के डाउनलोड करने का लक्ष्य रखा था। चलो ये तो वैसे नॉर्मल बातें हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो 7 स्टार स्कीम के तहत हरियाणा की खालिस्तान पंचायतों को 6 स्टार रेटिंग दी गई है। कितनी ग्राम पंचायतों को? ये 20 ग्राम पंचायतों को ना रेनबो स्कीम है, जो ये लॉन्च कब हुई थी? 26 जनवरी 2018 को, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भाई। और आगे क्या दिया वही पॉइंट में इसके बारे में, जो हरियाणा ग्राम पंचायतों को ना स्टार रेटिंग देने वाला भारत का पहला राज्य है। और अगले पॉइंट में जो सभी 7 स्टार प्राप्त करने वाले गांव हैं उनको रेनबो विलेज कहलाएगा भाई। ठीक है, और इस योजना में ना 7 पैरामीटर निर्धारित है, और प्रत्येक पैरामीटर के 100 अंक है भाई। और ये 7 स्टार प्राप्त करने वाले गांव को क्या बोला जाएगा? रेनबो विलेज। इसको अच्छे से देख लेना भाई। और 7 स्टार विलेज स्कीम के तहत कलर लिस्ट होगी, और ग्रीन कलर जैसे कि ग्राम पंचायत द्वारा पर्यावरण को न लेकर कार्य किए जाते हैं, तो उनके द्वारा किए गए प्रयासों को राज्य सरकार द्वारा ग्रीन कलर प्रदान किया जाता है भाई। ये था ग्रीन कलर। और गुलाबी कलर किसके लिए होता है? जो लिंग अनुपात कार्यों के लिए। और केसरिया कलर अपराध को कम या ख़त्म करने के लिए केसरिया कलर दिखाया जाता है। आसमानी कलर जो गांव के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए। और सफ़ेद कलर गांव के अपने आसपास की सफाई के लिए सफ़ेद कलर। और सिल्वर कलर किसके लिए होगा भाई? जो गांव के ना विकास, गांव के लोगों के विकास की हर गतिविधि में भाग लेने वाले गांव को सिल्वर कलर मिलेगा। और गोल्डन कलर जब गांव का ना प्रत्येक व्यक्ति सुशासन में रहता है तो वह अपने गांव को गोल्डन कलर से सम्मानित
करेगा भाई, ठीक है। और जैसा भी आगे है अगले पॉइंट में, बैसरूकला रोहतक में ना गांव 7 स्टार रेनबो योजना में 695 यानी कि 700 में से 695 को लेकर प्रदर्शन में अव्वल स्थान पर रहा भाई। और 6 स्टार पंचायतें कितनी है 20, और 5 स्टार वाली कितनी है 53, और 4 स्टार वाली हैं 262। 4 स्टार पंचायतें इनमें 262 हैं, और 3 स्टार पंचायतें क्या हैं 799। ये ऐसे ही पंचायतें नहीं भाई, ठीक है। 5 स्टार 7 स्टार 4 स्टार को इनमें पैसे भी मिलते हैं, इनाम भी दिया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। और 2 स्टार पंचायतों को कितनी है 1354, और 1 स्टार पंचायतें 1379 भाई, न सॉरी 97। और जो 6 स्टार पंचायत को ना 20 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, और 5 स्टार को 15 लाख, और 4 स्टार को 10 लाख रुपए अतिरिक्त गाँव के विकास कार्यों के लिए खर्च करने को मिलते हैं भाई, ठीक है। ऐसे स्टार नहीं दे रखे हैं सरकार ने। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो औसत रूप से हरियाणा वन विकास प्रति साल कितने यानी खालिस्तान हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है भाई, कितने पर करता है भाई, ये करता है लगभग 20,000 के हेक्टेयर भूमि पर। और 2006 में हरियाणा राज्य में वन नीति बनाई गई थी भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका, आपको पता होगा 2006 में हरियाणा में राज्य वन नीति बनाई गई थी। और अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने ना जम्मू और कश्मीर में योजनाओं से संबंधित कौन सी धारा को निरस्त कर दिया, कौन सी धारा को यानी खत्म कर दिया गया भाई। ये धारा जो 370 और 35 से थी ना, इनको खत्म कर दिया गया, और इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे भाई क्या कुछ था ये, किस तरह से क्या मसला बनाइए। जो है ना जम्मू और कश्मीर विधेयक 2019 में ना संसद में पेश किया, कब किया ये 5 अगस्त 2019 को पेश किया था भाई, जो जम्मू और कश्मीर का विधेयक था 2019 में। और जो धारा 370 को ना 26 जनवरी 1957 को जोड़ा गया था, और ये किस तरह से था भाई, और जो इसी समय ना जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान लागू हुआ था भाई, ठीक है। कब 26 जनवरी 1957 को, और 370 धारा वहाँ लग गई थी। और इसी समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगले पॉइंट में क्या है, जो अनुच्छेद 35 है ये 14 मई 1954 को जोड़ा गया था, जो जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल का स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था, जो कौन सा 35A, और जिसे 5 अगस्त 2019 को भी निरस्त कर दिया गया, यानी एक ही दिन किया था, ये आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। और अगले पॉइंट में अपने क्या है, जो केंद्र सरकार ने ना राष्ट्रपति आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर 370 और 35A को हटा दिया है। और 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री किसने, अमित शाह ने इसकी जानकारी राज्यसभा में दी और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल प्रस्तुत किया। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए भाई। और अगले पॉइंट में अपने क्या है, जो 31 अक्टूबर से ना जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं भाई, ठीक है। और आगे आ जाओ, अगले पॉइंट में क्या है, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में ना उपराज्य के पद यानी कि उपराज्यपाल के पद होंगे भाई। और जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने, और अब अभी कौन है, मनोज सिन्हा। और जबकि वर्तमान 2021 में कौन था ये उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा था, लेकिन अब भी यही है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, और आगे क्या बताया गया है, और जो वर्तमान समय में ना गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें यानी कैग नियुक्त किए गए हैं। और जो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर, ये प्रथम है भाई। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1 लोकसभा सांसद ही चुनकर आएंगे। जम्मू कश्मीर से कितने हैं 5, और लद्दाख से 1 लोकसभा सांसद ही चुनकर आएंगे भाई, ठीक है, लोकसभा में। और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही हाई कोर्ट होगा भाई। और पहले धारा 370 थी, इसको क्या था भाई, पहले जो धारा 370 थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी, इनका अलग से झंडा होता था। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते थे भाई, देखो कितना फर्क है इंडिया में होते हुए भी। और भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकता था, यानी कि भारत का नागरिक जम्मू में नहीं जा पाएगा, वो इधर आके कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या बताया भाई इसमें डिटेल में, जो जम्मू कश्मीर में है ना भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वे मतदार सूची में नाम दर्ज नहीं कर सकता था। और भारत के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में बसने और बिजनेस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब ये सब अधिकार हो गया है। आगे आ जाओ भाई, और अगले पॉइंट में क्या है, पहले विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष का था, और पहले RTI जो एक्ट 2005 लागू, इसमें भी नहीं था भाई, ठीक है। वर्तमान धारा 370 में क्या होगा भाई, अभी नहीं था तो उसमें अभी ये भी देख लेते हैं क्या होगा। अब भारत के नागरिक होंगे जो जम्मू कश्मीर के हैं, अब भारत का ही तिरंगा झंडा मानना होगा जम्मू कश्मीर में भी।
अब कोर्ट का फैसला भी वहाँ पर मान्य होगा और भारत का नागरिक भूमि खरीद सकता है भाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अगर किसी का दिल कर रहा तो भाई वहाँ पर ज़मीन ज़रूर खरीद सकता है। और अब भारत का नागरिक भूमि तो ले सकता है, अब मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा वोट दे सकता है और अब वहाँ बसने और बिजनेस करने का अधिकार है। और वर्तमान में विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और अब RTI एक्ट 2005 भी लागू हो गया वहाँ पर। और वर्तमान समय में भारत में कुल राज्य कितने हो गए? 28। पहले कितने थे? 29। आगे आ जाओ भाई। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हुई? 7+9 यानी कि 9 हो गई थी। लेकिन अब दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कब क्या कर दिया गया था भाई? ये क्वेश्चन भी करंट का था। 26 जनवरी 2020 को होने के बाद कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी? 8 हो गई थी। पहले कितने थे? 7 और अब फिर 2 ये बनाए थे, 9 हो गए थे। लेकिन दादर और नगर हवेली को दमन और दीव में विलय कर दिया गया भाई। ठीक है, और दादर और नगर हवेली दमन द्वीप की राजधानी क्या है? ये दमन है भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना। और अपना क्वेश्चन अगला कि यदि खालिस्तान के द्वारा सुझाया जाए तो भारत के राष्ट्रपति को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले ही यानी कि वो ख़त्म किया जा सकता है। कौन से सदन के द्वारा? यानी कि ये दोनों जो संसद है उनके दोनों सदनों के द्वारा उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग क्या होता है भाई अभी देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल। और आपने वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्त अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर कर देना और अपने वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में मिलता है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर भारत के राष्ट्रपति को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है भाई। और महाभियोग की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है भाई, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। और भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रक्रिया नंबर 1 क्या बोलती है भाई? यदि महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाना है तो लोकसभा के कुल सदस्य 543 में से 1/4 सदस्य हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएंगे। और यदि राज्यसभा में प्रस्ताव रखना तो यानी वहाँ पर पास करना तो राज्यसभा के कुल सदस्य 245 का 1/4 सदस्य हस्ताक्षरित आरोप लगाएगा भाई। ठीक है, यानी कि चौथा हिस्सा। और आगे क्या भाई इसमें इस महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी है। ये आप पर महाभियोग लगाया जाता है। चलो आगे आ जाओ भाई। और प्रक्रिया नंबर 2 में क्या भाई? इनको सबको अच्छे से अपनी वीडियो को या 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना क्योंकि अच्छे से भाई डिटेल में करवा रखे हैं। नंबर 2 में भाई अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव विशेष बहुमत 2/3 से पारित हो जाता तो यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में आ जाता है। और राज्यसभा में इस प्रस्ताव की जांच 3 सदस्य कमेटी द्वारा की जाती है। और इस समय यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं अथवा वकील के माध्यम से रखता है भाई। ठीक है, और अब प्रक्रिया नंबर 3 में क्या होगा भाई? अगर राज्यसभा ने यह प्रस्ताव विशेष बहुमत 2/3 भाग से पारित हो जाता तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, यानी कि वो हटा दिया जाता है भाई। और अगले में क्या बताया भाई नोट्स में? जो महाभियोग की पूरी प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की वकालत भारत का महान्यायवादी करता भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना? जो नवंबर 2019 में न्यूजेन मोबिलिटी समिट खालिस्तान में भरा गया था भाई। कहाँ पर ये भरा गया था भाई? मानेसर में। और ये क्या कुछ अभी देखते हैं भाई। ICAT एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। और 27 से 29 नवंबर 2019 तक मानेसर में न्यू जेन मोबिलिटी समिट का आयोजन किया गया था। और इस समिट का उद्देश्य नए विचार, सीखो, वैश्विक अनुभव, नवचारों और भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भविष्य की तकनीक को साझा करना है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अगले पॉइंट में क्या बताया है? जो ICAT है मानेसर भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ नेट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी का एक प्रभाग और इसी सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए परीक्षण, प्रमाणीकरण, डिजाइन और होमोलाइजेशन से जुड़ी सभी समस्या यानी जो सेवाएं हैं प्रदान करता है भाई ये ICAT। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा के राज्य विधानसभा के स्पीकर पद पर कौन सी महिला नियुक्त हुई थी भाई? कौन सी थी ये? सबसे पहले ये थी भाई सन्नो देवी। और जन्म कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1901 में हुआ था। और सन्नो देवी भारत में किसी भी राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी। और पंजाब विधानसभा की स्पीकर 1962 से 66 तक रही। और हरियाणा विधानसभा की स्पीकर ये 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967
तक रही थी भाई, ठीक है। और इसके बारे में और क्या डिटेल में, इसके नाम पर है ना हरियाणा में बहन सन्नो देवी पुरस्कार पंचायती राज के लिए दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की समान राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और हरियाणा के प्रथम पुरुष जो विधानसभा अध्यक्ष बने ये कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। आगे आ जाओ भाई, अगले पॉइंट में क्या है, हरियाणा के सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहते, राव वीरेंद्र सिंह रहते। 7/3/67 से 23/3/1967 तक रहे थे भाई, ठीक है, यानी बहुत ही कम था भाई, यानी कि 15 दिन का था, 15-16 दिन का। और हरियाणा के सबसे अधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहते हैं, सरदार तारा सिंह। और हरियाणा के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भाई, ये कहाँ से, पंचकुला से हैं। और हरियाणा के वर्तमान उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भाई, कहाँ से, ये नलवा से, हिसार से हैं, ठीक। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो वायुमंडल की कुल मास यानी कि द्रव्यमान बोलते हैं जिसको, द्रव्यमान के 75% वाली घनी परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सौरमंडल। और अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा सरकार ने विदेशों में सहयोग से निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान नामक नया विभाग स्थापित किया, कौन सा किया भाई, ये विदेश सहयोग विभाग। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा दैनिक पत्रिका का पहला प्रकाशन खालिस्तान वर्ष में खालिस्तान से किया गया भाई, कहाँ से किया गया, 1969 में कुरुक्षेत्र विद्यालय से ये किया गया। और अगला क्वेश्चन अपना, नदी को खालिस्तान दिल्ली में नजफगढ़ नाला कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई, ये साहिबी नदी को कहा जाता है, और जो दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है, ठीक। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, नेचुरल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम के तहत खालिस्तान गांव में विलेज फॉरेस्टर्स कमेटीज का गठन किया गया, कितने में, 817 गांव में किया गया भाई, ठीक है। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में भी देख लेते हैं, जो क्वेश्चन डिटेल वाला होता है उसी की है भाई डिटेल, ठीक है। वनों के संचालन और वन प्रबंधक में भागीदारी दृष्टिकोण का अभ्यास हरियाणा राज्य में जारी रखा गया है। और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत गांव स्तर पर कितने, 817 गांव में ग्रामीण वन समिति गठित की गई है। और 1135 ग्राम वन समितियां जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियों के तहत भी गठित की गई है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो चमत्कारी मंत्र किस वेद से संबंधित है, या आपसे चमत्कारी मंत्र पूछ ले, या समझ गए होंगे चमत्कारी मंत्र का, या जादू टोने से, यानी कि 1 मिनट में आपको गर्लफ्रेंड होगी आपके पास, इस तरह के जो दावे करते हैं ना, वो सब ऐसा कुछ नहीं भाई, झूठे हैं। इन सब से बच के रहना और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे करके अच्छे से भाई पहले एग्जाम को क्रैक कर लेना है, ठीक है। यानी कि बात किसकी हो रही है, जो जादू टोने की हो रही है, कौन से वेद की, अथर्ववेद की। और आज हम पूरे अपने चारों वेद पढ़ेंगे भाई, इनमें क्या कुछ है, ठीक है। भारत का ना सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसको ना संकलन करता कौन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और वेद 4 है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। कई बार है ना इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी बोलता है, सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और इसमें क्या होता है, इसमें मंत्रों का उच्चारण होता है। और यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ होता है। और सामवेद में संगीत होता है। अर्थवेद में क्या होता है, जादू टोना होता है। इन चारों वेदों को ना संहिता कहा गया है। और जो 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं हैं, हर संहिता की अपनी अलग अलग शाखा है भाई, ठीक है। और आगे क्या भाई, इसके बारे में जो आर्य लोगों के बारे में है ना जानकारी वेदों से मिली है। और वेद ज्ञान और भाषा कौन सी है, वेद को क्या बोलते हैं, ज्ञान, और भाषा कौन सी, इनकी संस्कृत है भाई। और सबसे पहला अपना है ऋग्वेद। और उपवेद क्या है, इसका नाम आयुर्वेद। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में, जो विश्व की सबसे ना प्रमाणिक और प्राचीन पुस्तक कौन सी है, ऋग्वेद। और आगे क्या भाई, अगले पॉइंट में इसमें 10 मंडल हैं। दूसरा और 7वां मंडल प्राचीन है, और पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद के बाद में जोड़े गए हैं। और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, इसलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है भाई, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, कहीं आप ऋग्वेद के वो पूछ ले तो सोम मंडल किसको कहते हैं, बोलेंगे आप तो हमने तो 4 ही पढ़े थे। सोम मंडल वही ऋग्वेद को बोला जाता है भाई। और ऋग्वेद में ना 1018 ये मंत्र हैं, और प्लस 10,462 रचनाएं हैं भाई। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, अस्तो माँ संदगम, यानी कि हे माता हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये ऋग्वेद में वर्णित है। और वेदों के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेद के रचनाएं हैं, इनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा था, ये होत्र कहते थे। और अभी अपना दूसरा है यजुर्वेद। इसका उपवेद क्या है, इसका धनुर्वेद बोलते हैं इसको।
और क्या कुछ दिया हुआ भाई, युजुर्वेद में युजस प्लस वेद शब्दों की संधि से बना है, और युज का अर्थ है ना समर्पण से होता है भाई, और योगों से संबंधित स्तुतियाँ युजुर्वेद में दी गई हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, योगों से संबंधित बातें हैं भाई। और इसमें आगे क्या दिया भाई पॉइंट में, राजसूय यज्ञ प्लस वाजपेय यज्ञ की जानकारी युजुर्वेद से मिलती है। और युजुर्वेद है ना एक ऐसा वेद है जो पद और गद दोनों में, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई, इनको भी अच्छे से देख लेना, जो गद और पद दोनों में है कौन सा है, ये है युजुर्वेद। और अगले पॉइंट में क्या भाई, अपने जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जानकारी हमें इसी वेद से मिलती है, ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। और हाथियों के पालन पोषण की जानकारी भी इसी से मिलती है भाई। और तीसरा नंबर अपना सामवेद, अपने 2 वेद कर लिए हैं अब हमने, ऋग्वेद और युजुर्वेद, और अभी तीसरा है सामवेद। इसका उपवेद कौन सा है, ग्रंथवेद, और साम क्या यानी कि गान। और इसमें क्या कुछ डिटेल में भाई आज ये भी पढ़ेंगे, जो सामवेद को ना भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, और संगीत के 7 स्वरों की जानकारी इसी वेद से मिलती है भाई। जो संगीत के 7 स्वर हैं किससे मिलती हैं, सामवेद से। और सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद को नारद मुनि द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये इतना बड़ा वेद भी नहीं है, चौथा भी इतना बड़ा वेद भी नहीं है, चौथा भी। अर्थवेद में क्या है, उपवेद क्या है, शिल्प वेद, और अर्थवेद अर्थात ऋषि द्वारा लिखा गया था भाई, ठीक है। और इसमें क्या कुछ है, यानी कि इसमें क्या है, पवित्र जादू यानी कि जादू टोने के बारे में बताया गया। जादू टोना टोटका यानी भूत प्रेत आदि का वर्ण अथर्ववेद में मिलता है। 1 मिनट में आपकी सोतन से छुटकारा, इस तरह के जो बाबा होते हैं वो इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अगले पॉइंट में क्या, अपने जो अथर्ववेद के ना उपवेद शिल्प वेद के जन्मदाता विश्वकर्मा थे, और इसी वेद में 6000 पद प्लस 731 मंत्र हैं। और अर्थवेद में ना कुरु राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। और अगले पॉइंट में क्या, अपने अर्थवेद के उपनिषद मुंड को से सत्यमेव जयते लिया गया भाई, ये देख लेना, अर्थवेद के उपनिषद से मुंड को उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है भाई। आज की अपनी ये क्लास तो हो गई है भाई कंप्लीट, और अपने चारों वेद भी हमने पढ़ लिए हैं। इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, और आपको वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ये सेशन अपना सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना भाई। जय हिंद, जय भारत।